I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks. एशियल सर्जरी के बारे में जो सारे कॉमन क्वेश्चन होता है ना, उसके बारे में थोड़ा हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। I want to reach 1 million likes. So please अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाय एवरीवन, बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं एशियल सर्जरी के बारे में। उसके बीच में थोड़ा कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन पिकअप किया हूँ। आज मैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल नेम एंड डॉक्टर नेम प्लीज़। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, भैया आपका डॉक्टर नेम क्या है, कौन सा हॉस्पिटल से आप सर्जरी कराए हो। एक्चुअली मेरा सर्जरी कटक उड़ीसा में हुआ था, एंड जो मेडिकल था वो मेरे डॉक्टर ने चूज़ किए थे कि मुझे 4-5 ऑप्शन दिए थे, कौन सा मेडिकल से आपको सर्जरी कराना है एंड आप चूज़ कर लो कौन सा मेडिकल से कराओगे। मैं वो 5 मेडिकल, मतलब वो 5 मेडिकल का नाम मुझे बताए थे। वो सारी मेडिकल में वो सर्जरी कराते हैं, तो वो बोले कि आपका कंफर्ट के हिसाब से आप मेडिकल चूज़ कर लो। तो मेडिकल में खुद चूज़ किया था। डॉक्टर का नेम है डॉक्टर पार्थसारथी दास, एंड जितना मैं उनके साथ इंटरेक्ट किया हूँ मुझे वो बहुत सही डॉक्टर लगे, कोई इशू नहीं है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप मतलब ये कोशिश करो कि आप जितना हो सके अपनी नियरेस्ट हॉस्पिटल में सर्जरी कराओ। एक एक्चुअली सबका मन में वही डाउट रहता है, डॉक्टर अच्छा होगा कि नहीं होगा, डॉक्टर अगर सही नहीं रहेगा तो मेरा सर्जरी गलत हो जाएगा। ये देखो कि आपको 2-3 चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। पहला चीज़ है कि डॉक्टर कितना फ्रिक्वेंटली वो सर्जरी कराते हैं, कि मतलब रोज़ का वो 2-3 सर्जरी अगर एसीएल का कराते हैं तो उनका हाथ बहुत फ्री हो जाता है सर्जरी के बारे में, एंड वो अच्छे से कर पाएंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। अगर तुम्हारा आसपास कोई डॉक्टर के पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो तुम दूसरे मतलब दूर जा सकते हो। ऐसा कोई ट्रैवलिंग में कोई इशू नहीं आता है, आप आराम से दूर जाके भी सर्जरी करा सकते हो, कोई इशू नहीं रहता है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपकी स्क्रू वाली है या फाइबर टेप वाली। एक्चुअली मेरा बायो स्क्रू वाला सर्जरी है। मैं भी सोचा था कि फाइबर टेप वाला सर्जरी कराऊँ, मगर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था, एंड मुझे कोई आर्टिफिशियल चीज़ मेरा बॉडी में डालना नहीं चाहता था। मतलब लिगामेंट के साथ वो फाइबर टेप लाइफ टाइम तक रह जाता है। हमारा बायो स्क्रू क्या होता है, वो डिजॉल्व हो जाता है ना, मगर जो फाइबर टेप आपको लाइफ टाइम आपको लिगामेंट को गार्ड देगा, मतलब एक प्रोटेक्शन गार्ड की तरह होता है, वो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। इसलिए हम मतलब लिगामेंट का रिकवरी तो सेम रहता है। लिगामेंट का रिकवरी जो आप कोई भी टेक्निक में करो कोई डिफरेंस नहीं रहता है, लिगामेंट सेम रिकवरी करता है। मगर फाइबर टेप की वजह से लोग थोड़ा जल्दी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जल्दी उनका जो रनिंग एथलेटिक टाइप का एक्टिविटी होता है वो जल्दी कर पाते हैं, ओनली फॉर जो फाइबर टेप। नहीं तो लिगामेंट तो रिकवरी सेम होता है। कोई ये नहीं है कि फाइबर टेप में कराऊंगा तो मेरा लिगामेंट जल्दी रिकवर हो जाएगा, जल्दी नहीं होता है। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है भागने में, रनिंग करने में, क्योंकि चोट लगने का डर थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। सर आपको कितना खर्चा हुआ सर्जरी को। एक्चुअली मुझे अराउंड 70,000 में मुझे ओनली सर्जरी का चार्ज आया था, एंड सर्जरी के बाद जो सारा होता है मेडिसिन 2-2.5 महीने तक मेडिसिन चलता है, एंड उसके बाद जो फिजियो एक्टिविटी रहता है, एंड कोई जिम वगैरह ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकते हो। ऐसे सारी ऑल टोटल मिलाओगे तो आपको अराउंड 90,000 1 लाख आसपास आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप जो बायो स्क्रू वाला टेक्निक में सर्जरी कराते हो आपको अराउंड 90,000 में ऑल टोटल खर्चा ऑल ओवर टोटल जो ऑल अराउंड खर्चा 90,000 में हो जाएगा। अगर आपको फाइबर टेप सर्जरी कराना है तो उसका सर्जरी कॉस्ट ओनली 160,000 का होता है। उसके बाद जो फिजियो जो मेडिसिन जो भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और 20,000 अराउंड ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई आपको कितने दिन बाद बैंड हुआ। मुझे अराउंड देखो डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि आपको 90 डिग्री 30 डेज तक 90 डिग्री आ जाना चाहिए। उसके बाद 45 डेज में आपको फुल बेंडिंग मतलब इतना गैप रह जाता है।
आपका हिप और जो टो के बीच में इतना गैप रह जाता है, कोई मतलब इतना इग्नोर कर सकते हो, वो धीरे धीरे एक्सरसाइज के साथ चला जाता है। मगर आपको बेंडिंग, प्रॉपर बेंडिंग आने में आपको 45 डेज लग जाएगा। मुझे भी वही अराउंड 45 डेज 50 डेज लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा भाई, मेरे तो दर्द होता है यार, रात को स्पेशली सोने भी मुश्किल होता है करवट लेके। अच्छा, सोने के टाइम पे करवट लेने में मुश्किल होता है। एंड खैर आपका वीडियो काफ़ी इंस्पायरिंग है, थैंक यू फॉर दैट। एंड थैंक यू भाई। एक्चुअली होता है 15 डेज तक तो बहुत तकलीफ होता है सोने में, मतलब आप करवट नहीं ले सकते हो। अगर लेना चाहते हो तो दोनों पैर के बीच में एक पिलो रख लो, एक सॉफ्ट वाला पिलो दोनों पैर के बीच में, थोड़ा आराम से रखना पड़ेगा। बेटर होगा कि थोड़ा अनकम्फर्ट लगेगा मगर सीधा सोने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है, कभी कभी मन करता है कि करवट लेने का, तो एक पिलो दोनों नी के बीच में रख लो, तो उसमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है और पेन भी नहीं होता है, उसमें थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है। वो ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो अच्छा नहीं है। सपोज़ नींद में हो, सडन करवट ले जाते हो तो इम्पैक्ट आता है नी के ऊपर। तो जितना हो सके कोशिश करो कि सीधा सोने की। अगर नहीं हो पाता है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। दिन में कितने बार नी बेंडिंग करना चाहिए? एक्चुअली बेंडिंग मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि मेरे हिसाब में जो करता हूँ आप लोग वही चीज़ करो। आपको पूछो, डॉक्टर को पूछो आपका डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, उसी हिसाब से आप बेंडिंग करो। मैं करता था दिन में 3 बार बेंडिंग करता था। सुबह 3 सेट करता था, इस सेट में मेरा 12 to 15 रेपिटेशन रहता था। एंड कितना हुआ दिन में? सुबह 45, अगर 3 सेट 15 रेपिटेशन मारूंगा तो 45 हो जाएगा ना। सुबह 45, दोपहर में 45 एंड शाम को 45, इतना मैं बेंडिंग करता था। और बेंडिंग ज़्यादा खींच के नहीं करता था, मतलब ज़्यादा फोर्स लगा के बेंडिंग नहीं करता था। जितना कंफर्टेबल हो पाता था बेंडिंग करता था, हल्का सा प्रेशर देता था, बहुत मिनिमल प्रेशर देता था। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती खींच के मैं बेंडिंग करता था, जितना मिनिमल हो सके प्रेशर देता था। एंड बेंडिंग जितना ज़्यादा रेपिटेशन, ज़्यादा टाइम एंड ज़्यादा बार करोगे, मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ, जितना ज़्यादा बार करोगे बेंडिंग, उसमें आपको ज़्यादा नी के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। नी इतना जल्दी टाइट नहीं होता है, थोड़ा फ्री नी के अंदर फील होता है। जब सर्जरी हो जाता है नी बहुत स्टीप होता है। अब हम ज़्यादा रेपिटेशन करने के फ़ायदा ये होता है कि हमको नी थोड़ा फ्री फील होता है, तो इतना स्टिफनेस नहीं रहता है। और ज़्यादा खींचोगे तो अंदर से बहुत पेन रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा नी को खींच देते हैं। जब नी को हम लोग ज़्यादा खींचेंगे ना, वो बहुत लिगामेंट के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो बहुत पेन करने लगता है। तो ये कोशिश करो कि नी को ज़्यादा मत खींच के ज़्यादा रेपिटेशन बढ़ा लो उसका, तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोड में साइकिलिंग कर रहे हैं, एकदम से टक 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 का आवाज़ आ रहा है, क्यों? आवाज़ आता है, डॉक्टर को मैं पूछा था इसके बारे में, वो बोले थे कि 6-7 महीने तक आवाज़ आता है। तो उसके बारे में उरी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से साइकिलिंग करो, थोड़ा ध्यान में करो। साइकिलिंग मुझे 3 महीने बाद रिकमेंड हुआ था कि तुम साइकिलिंग अभी कर सकते हो, तो बेटर होगा कि स्टेशनरी साइकिल में जो जिम वगैरह में होता है ना, वही साइकिल को चलाने की कोशिश करो। अगर रोड में साइकिलिंग करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये ध्यान में रखो कि डिसबैलेंस ना हो, और थोड़ा सेफ प्लेस में साइकिलिंग करो जहाँ पे आप गिरोगे नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा वाला रोड में साइकिलिंग करो जहाँ पे आप सेफ रह सको। अगर फिर से चोट मोट वगैरह आ जाएगा तो आपको इशू हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर हाउ मच डेज यू स्टार्टेड वॉकिंग आफ्टर सर्जरी? मैं तो सर्जरी का 2-3 दिन बाद वॉकिंग करना शुरू कर लिया था। एंड वो सब लोग करते हैं, जो वॉकर की मदद से सब लोग 2-3 दिन बाद वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। मगर आपको बिना वॉकर में आपको अराउंड 15 to 20 दिन बाद आपको बिना वॉकर में चल सकते हो। एंड आपका लॉन्ग नी वेस्ट आपके साथ 45 डेज तक रहता है। 45 डेज के बाद आप लॉन्ग नी वेस्ट निकाल के जो नी कैप लगा के चल सकते हो। जो छोटा वाला नी ब्रेस होता है ना, उसको लगा के वो जो नी कैप लगा के आप चल सकते हो। अगर बिना नी कैप पे भी आप चल सकते हो, नी कैप की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कॉन्फिडेंस है। हाँ, अगर ये बोलो कि आपको कॉन्फिडेंस कब आ गया था, पूरा 100% कॉन्फिडेंस आ गया था चलने में, आपको उसमें 2.5 महीने अराउंड लग जाएगा। मतलब चलने में पूरा 100% कॉन्फिडेंस आने में 2.5-3 महीने लग जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंटली चल पाओगे। थोड़ा चलने का प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जब लॉन्ग नी वेस्ट निकल जाएगा, 2-3 दिन थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगेगा, बैलेंस फेल होगा, उसके बाद आराम से चल पाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 3 महीने में बाइक चला सकते हैं? हाँ, 3 महीने में चला सकते हो। मेरा जब 3 महीने हुआ था, मैं जब डॉक्टर के पास गया था, वो बोले थे कि हाँ आराम से चला सकते हो, मगर मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप कोशिश करो कि जितना अवॉइड कर सको। नहीं तो क्या होता है ना, 3 महीने में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप पैर को नीचे डाल के बाइक का लोड ले सको अपनी पैर के ऊपर। तो
ये कोशिश करो कि जब नी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप थोड़ा थोड़ा जॉगिंग वगैरह कर सको। चला तो सकते हो आराम से, चला 3 महीने के बाद आराम से बाइक चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। मगर अगर ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड करो। मतलब जो सपोज़ कोई ऐसा सपोज़ सडन कुछ हो गया, सामने कुछ आ गया, आप ब्रेक लगाओगे तो पैर सडन लगाना पड़ेगा ना। जब उस टाइम पे आपको पैर के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि आप पैर ज़मीन में ज़्यादा फोर्सफुली लगा पाओगे। उसमें आपको फिर से चोट लग सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो उसमें आता है प्रॉब्लम आता है। तो ये कोशिश करो कि थोड़ा अवॉइड करो, जितना हो सके अवॉइड करो। 5 महीने के बाद आराम से चला सकते हो। 5-6 महीने में आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, उतना इनफ कॉन्फिडेंस आ जाता है बाइक चलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा बहुत चलना कब स्टार्ट हो जाता है बिना सपोर्ट के। बिना सपोर्ट के आपको 20 दिन के बाद चलना हो जाता है, शुरू हो जाता है बिना सपोर्ट का। 15 to 20 डेज में आपको वॉकर छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ओनली लॉन्ग नी ब्रेस लगा के चलना पड़ेगा। उसके बाद 45 डेज के बाद लॉन्ग नी ब्रेस भी उतर जाता है। उसके बाद ऐसे फ्री में ऐसे बिना लॉन्ग नी ब्रेस के चलना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीवर भी आता है क्या स्टार्टिंग में सर्जरी के बाद? हाँ, सर्जरी होने के बाद हमारा पैर में जो इम्प्लांट लगता है वो आउटसाइड मटेरियल को हमारा बॉडी उतना जल्दी सपोर्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसकी वजह से हमको फीवर धीरे धीरे फीवर आता है। मगर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, वो 5-6 दिन तक रहता है। 5-6 दिन बोल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन तक रहता है। मगर वो कंटिन्यूसली फीवर रहेगा तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। अगर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आ रहा है वो तो बस इग्नोर कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा आता है, टेम्परेचर सडन ज़्यादा आ जाता है, तो आप जो पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कंटिन्यूस पूरा फुल डे रहता है टेम्परेचर आपके अंदर, तो डॉक्टर को एडवाइस करो। इसमें क्या होता है ना, जो एरिया कट लगता है ना, जो एरिया वो लोग होल करके स्क्रू वगैरह डालते हैं, उसके बाद वो टाका लगाते हैं, वो एरिया इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से हमको फीवर आता है। तो अगर फीवर कंटिन्यूस रह रहा है तो डॉक्टर को दिखा दो। अगर ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो इग्नोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपने कौन सा ग्राफ्ट चूज़ किया, हैमस्ट्रिंग या बोन पेटला वाला? एक्चुअली मुझे उसके बारे में पता नहीं है। डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाए थे, मगर मुझे याद नहीं है कौन सा ग्राफ्ट यूज़ किया गया है मुझे, मगर डॉक्टर ने बताए थे। और डॉक्टर के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो बस मुझे इतना एश्योर किए थे कि तुम्हारा बेस्ट सर्जरी कराऊंगा, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी होगा बेस्ट होगा, तो बस कॉन्फिडेंस रखो, कुछ नहीं होगा। तो मैं वो डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया था कि जो यूज़ होगा बेस्ट होगा। तो इतना याद नहीं क्या यूज़ हुआ था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितना दिन लगा फुल रिकवरी में? एक्चुअली ये स्टूपिड क्वेश्चन होता है। रिकवरी में सबका ऐसे दिन हिसाब नहीं होता है, 6 महीने में मैं रिकवरी कर गया, 1 साल में हो गया, 2 साल में रिकवरी हो गया, ऐसा नहीं होता है। रिकवरी आपका प्रोग्रेस, आपका हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना एफर्ट डालते हो, आप कितना सीरियस हो, आपको सर्जरी को रिकवरी को लेके कितना सर्जरी से रिकवर करने में कितना आप फोकस डालते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे बोल दो कि मेरा 6 महीने में रिकवरी हो गया, मेरा 8 महीने में हो गया, मेरा 1 साल में हो गया, वो मतलब कोई वैलिड आंसर नहीं है। क्योंकि मैं बोल दूंगा मेरा 8 महीने में हो गया, कि मेरा 10 महीने में हो गया, कि 1 साल में हो गया, उसी हिसाब से आपको तो नहीं होगा ना। आपका में भी 6 महीने में भी रिकवरी हो जाता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वही सेम सर्जरी में वो 6 महीने में हो जाते हैं। हमको 10 महीने लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाता है, किसी को 3 साल लग जाता है। वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपका सर्जरी कैसा हुआ है एंड आप कितना एफर्ट डाल पाते हो रिकवरी में। एग्जैक्टली। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्जरी का नहीं सोच रहा है, बट थोड़ा डाउट रहता है कि सर्जरी सक्सेस होगा कि नहीं होगा। अब आपको बिल्कुल फ्री है ना, मतलब सब कुछ पहले जैसा कर लेते हैं। मतलब हाँ, मतलब पूछ रहे हैं कि आपका वो सर्जरी करने की सोच रहे हैं, मगर उनका डाउट है कि सर्जरी सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ये देखो, ये आपको हर चीज़ में 100% मतलब सक्सेस रेट नहीं होता है, कोई भी चीज़ ले लो। मगर ACL सर्जरी इतना फेलियर भी नहीं होता है, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होता है। अगर आपका बैड लक हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, मगर हाँ, सबका ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होता है। मेरे मानो तो सर्जरी उतना वाइटल रोल प्ले नहीं करता है। आपका मतलब सर्जरी, ये बोल सकते हैं सर्जरी आपका 20% है और 80% आपको रिकवरी में एफर्ट डालना पड़ेगा। आपका जो रिकवरी पीरियड होता है, जो फिजियो पीरियड होता है, उसमें आपको ऑलमोस्ट बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आप जा सकते हो, अगर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा लेट करोगे तो फिर आपको नी को ज़्यादा तकलीफ होगा, ज़्यादा मतलब तुम्हारा नी ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि सर्जरी करा लो। अगर ग्रेड 3 टियर हुआ है तो सर्जरी करा लो, डरने की कोई चीज़ नहीं है। रिकवरी कर जाओगे, थोड़ा बहुत आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको फुल डे पूरा सर्जरी के बारे में सोचना है, रिकवरी के बारे में सोचना है। आपको फुल डे रिकवरी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे बस आपको रिकवरी को 1 घंटा देना है दिन में, इतना तो दे सकते हो खुद के लिए, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट ब्रो,
I cannot tell you how grateful I am for your support. Feel so much comfortable talking to you. Thank you bro. Actually मैं वो सारी चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो कभी मेरा ज़रूरत पड़ेगा जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर्जरी से पहले हम लोग कितना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे एज में हमको मेन चीज़ रहता है कि हमको रोज़ तो एटलीस्ट 1 घंटा क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, नहीं तो कोई फुटबॉल खेलता है, ऐसा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग एथलीट है, ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो करते हैं ना, तो थोड़ा डिप्रेशन में जाते हैं कि नहीं खेल पाऊँगा, लाइफ टाइम ऐसे रह जाऊँगा क्या, ऐसा चीज़ दिमाग में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा हेल्प अगर कभी चाहिए तो मैं कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाय ब्रो, आई सीन योर वीडियो, आई गॉट इंजरी टू, डॉक्टर सजेस्टेड टू गो फॉर सर्जरी, आई नेवर एक्सपेक्टेड इट टू हैपन टू मी, आई डिडंट वांट टू सी डॉक्टर इन लाइफ, आई डिडंट हैव मच करेज, आई एम कंसर्न अबाउट माई फ्यूचर। अरे ऐसे डरने की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको ग्रेड 3 हुआ है, आराम से सर्जरी करा लो, 4-5 महीने के बाद आप आराम से कॉन्फिडेंस फील करोगे। ऐसे नहीं है कि मैं भी सोचता था कि मैं इतना फिट हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कभी लाइफ में मेडिकल नहीं जाऊँगा, ऐसे कोई मेजर सर्जरी मेरा नहीं होगा। तो मेरा 2 सर्जरी हुआ है। ACL के पहले मेरा हिप में और एक सर्जरी हुआ है, तो लगा 2 मतलब सिक्वेंशियली दोनों सर्जरी हुआ है। पहला हिप सर्जरी हुआ, इसका 2 महीने बाद मेरा जो ACL सर्जरी हुआ। होता है ऐसा, मतलब ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। आप आराम से जाके सर्जरी करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर सर्जरी डू यू हैव टू टेक एनी विटामिन और नी रिलेटेड टैबलेट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, एनीथिंग दे हैव सजेस्ट यू ब्रो? अरे नहीं, ऐसा कोई लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है। 2 महीने तक, अराउंड 1.5-2 महीने तक रहता है टैबलेट। उसके बाद टैबलेट नहीं रहता है आपका, कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप रिकवरी कर जाओगे, कोई इशू नहीं है। इतना डरने की नहीं चीज़ नहीं है ये, ऐसे नॉर्मल। अभी ACL सर्जरी नॉर्मल हो गया है, ऐसे डरने की चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर स्टिफनेस बहुत है लेग में, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। अरे स्टिफनेस तो रहता है, क्या कर सकते हैं आप, नी बेंडिंग जितना अच्छे से करोगे, नी वाला जो एक्सरसाइज रहता है ना, आप अगर चाहे तो मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हो। नी को फ्री करने वाला जो सारा एक्सरसाइज मैं करता था, आप उसको ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जितना हो सके नी बेंडिंग, नी को क्लोज, मतलब नी को बेंडिंग करना, नी को फ्लेक्सिबल करो, जितना हो सके नी को ऐसे फ्लेक्सिबल करते रहो, तो थोड़ा थोड़ा स्टिफनेस चला जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, स्टिफनेस का इशू रहता है, बहुत लोगों को रहता है स्टिफनेस का। थैंक्स गॉड मेरा ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा था, मेरा जल्दी ठीक हो गया था स्टिफनेस वाला प्रॉब्लम। मगर स्टिफनेस वाला बहुत सारे लोगों को रह जाता है ज़्यादा टाइम तक, तो आपको कंटिन्यूसली वो सारा नी फ्री करने वाला जो एक्सरसाइज होता है ना, वो सारा एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली ट्राई करना पड़ेगा, तो उसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर आज बाथरूम बिताते समय अनबैलेंस हुआ एंड नी के अंदर झटका आया, नी के पीछे पैर होता है। अच्छा देखो, आप डॉक्टर पूरा स्ट्रांगली बोलते हैं कि आपको 6 महीने तक ध्यान में रहना पड़ेगा। अगर आपको केयरलेस हो गए तो फिर से चोट लगेगा, फिर से सर्जरी के लिए जाओगे। ये मतलब ये दिमाग में रख के चलो कि मुझे 6 महीने तक खुद को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, खुद का केयर करना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो आप, मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर ऐसा थोड़ा झटका लगता है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर ज़बरदस्त गिर जाओगे तो वो इशू आएगा। मगर अभी तो आपको कोई इशू नहीं है, आराम से ऐसे थोड़ा पेन होता है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद वो पेन नहीं रहेगा। मगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे केयरलेस होगे तो नहीं चलेगा ना। आप अगर गिर जाओगे, सडन गिर के पैर ट्विस्ट हो गया तो क्या करोगे? उसके बाद का कोई भी आके आपको बचा नहीं सकता, फिर से सर्जरी के लिए जाओगे। उतना है कॉन्फिडेंस है तो आपको केयरलेस हो, कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसे केयरलेस हो गए तो आपको फिर से सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू गो टू फिजियोथेरापिस्ट और डिड एक्सरसाइज ऑन योर ओन? हाँ, एक्चुअली मैं गया था, फिजियोथेरेपी गया था। 3 महीने बाद फिजियोथेरेपी गया था, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, इतना आसपास तो कोई फिजियो सेंटर नहीं है। तो मैं क्या था कि मैं जब मेरा स्टडी के लिए भुवनेश्वर गया था, तब फिजियोथेरेपी के पास गया था। एंड मैं 2 वीक तक गया था फिजियोथेरेपी करने के लिए 2 वीक तक गया था। एंड उसमें जो एक्सरसाइज होता है, एंड क्या मुझे कौन सा टाइम में क्या चीज़ करना है, यार मेरा ग्रोथ कैसा हो रहा है, वो सारी चीज़ के बारे में मैं पूछ के आ गया था एक साथ, क्योंकि वो बताते नहीं है इतना जल्दी। मगर मैं थोड़ा ये इंसिस्ट किया था कि मैं गांव में रहता हूँ, सर मुझे बता दीजिए क्या क्या करना है एंड मेरा ग्रोथ कैसा चल रहा है। वो अच्छा एडवाइस दिए थे एंड अच्छा फीडबैक भी दिए थे मेरा ग्रोथ के बारे में, तो अच्छा था। कोई अब फिजियो एक बार तो एटलीस्ट तो फिजियो को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो आपको पैर का मसल वगैरह देख के बता सकते हैं कि आपको कौन सा टाइम पे क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी पर्सनल क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम, व्हेन डिड यू स्टार्ट यूजिंग इंडियन स्टाइल टॉयलेट? अरे हाँ, इंडियन टॉयलेट हमको डॉक्टर 5 महीने बाद एडवाइस करते हैं, उससे पहले वो अलाउ नहीं करते हैं। इंडियन टॉयलेट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट तो 4-5 महीने बाद यूज़ कर सकते हो, उससे पहले नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 months ओवर आफ्टर सर्जरी ऑल वाज नॉर्मल, सडनली आई पुट मोर प्रेशर एंड स्वेलिंग कम्स नाउ, इट्स सो डिफिकल्ट टू राइज माई लेग, इज इट नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल कैसे होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। मगर आपको क्या होता है ना, जब वेट देते हो, पैर के ऊपर प्रेशर देते हो, आपको ऐसे सडन कोई मतलब प्रेशर देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे उसको ग्रोथ करना चाहिए, क्योंकि हमको ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे सडन बोलोगे कि मेरा 6 महीने हो गए अभी मैं भागूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे जॉगिंग करना पड़ेगा, धीरे धीरे नी को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे जॉगिंग शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद भागना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। आप टाइम देख के करते हो, मेरा 7 महीने हो गए अभी मैं भागूंगा, मेरा 10 महीने हो गए अभी जंप करूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। आपको ग्रेजुअली इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मोकिंग कर सकते हैं क्या? उसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कभी स्मोकिंग किया नहीं हूँ एंड कभी तो इसके बारे में डॉक्टर को कभी पूछा नहीं था। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। सारी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एंड अगर आपको फिर से कोई डाउट है सर्जरी के बारे में, कोई भी कुछ क्वारी है तो आप पूछ सकते हो। आपको मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, आप लोग मुझे इंस्टा में भी पूछ सकते हो। जितना मुझे लगता था कि कॉमन क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग रिकवरी, सारी क्वेश्चन में पिकअप किया था। अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और क्या किसके बारे में आप जानना चाहते हो, मैं उसका आंसर कभी और एक वीडियो में बता दूँगा। एंड ठीक है, गेट वेल सुन लो, एक्सरसाइज करते रहो, जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसे परेशान मत रहो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। रखते हैं, बाय।